हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने अब तक क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। और रिवीजन करना आपके लिए वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपको भी रिवीजन करना चाहिए। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, पीछे मैंने क्या बताया आपको, जिससे कि आज इस वीडियो में पढ़े तो आपको पता रहे पहले हमने क्या पढ़ा है और आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो, हमने बच्चों सबसे पहले देखा था आयनिक समय क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको जरूरी कंडीशन क्या बताई थी, हमारे पास में जलीय विलयन होना चाहिए। जलीय विलयन होने से क्या होगा, हमारे पास में आयन है उनका निर्माण हो जाएगा, अर्थात आयनों का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आयन कौन कौन से होते हैं, हमने देखा दो प्रकार के आयन हो जाते हैं, एक धनायन हो जाता है, एक ऋणायन हो जाता है। आपको यह भी पता होगा कि धनायन और ऋणायन की वजह से ही विद्युत धारा का संचालन होता है। यहां तक अब उसके बाद में हमने बात की कि आयनिक साम्य की परिभाषा की क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, वह साम्य जिसमें जलीय विलयन में आयन उपस्थित हो उसको आप क्या बोल दोगे, आयनिक साम्य बोल दोगे। हमने फिर देखा, एग्जाम्पल लिया कि सर NaCl है वो Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो NaCl में दो प्रकार के आयन Na+ और Cl- दोनों पाए जाते हैं, मतलब धनायन और ऋणायन इसमें उपस्थित है। जब जलीय विलयन में NaCl को डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये आयनित हो जाता है। लेकिन हमने कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी देखे हैं जो कि क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते, अर्थात उन पदार्थों का पूर्णतः वियोजन नहीं होता, वो वियोजित नहीं होते। इस प्रकार के पदार्थों को फेराडे ने दो प्रकार के पदार्थों में बांट दिया था। दो प्रकार के पदार्थों में फेराडे ने बांटा, तो उसके बाद में कौन कौन से पदार्थों में उनको विभाजित किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक तो उन्होंने वो पदार्थ लिए जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, अर्थात आयनों की वजह से विद्युत धारा का संचालन हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को फेराडे ने नाम दिया विद्युत अनअपघट्य पदार्थ, अर्थात नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक्स बोल दिया। सॉरी, जो नहीं बोलते हैं ना, उनको क्या नाम दे दिया, अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य। मतलब विद्युत अनअपघट्य के लिए फेराडे भाई साहब ने क्या बताया, जिन पदार्थों के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इनको क्या बोल दिया, विद्युत अनअपघट्य बोल दिया। एग्जाम्पल में हमने बता दिया कि जैसे हमारी ग्लूकोज होती है सर, C6H12O6, ऐसे ही यूरिया हो गई, शुगर हो गई, ये क्या करते हैं, जल के अंदर डालने पे आयनित नहीं होते, इनमें आयनों का निर्माण नहीं होता, अर्थात ये अध्रुवीय प्रकार के पदार्थ हो जाते हैं। आगे देखने वाले ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थ कौन से होते हैं। उसके बाद फेराडे भाई साहब ने बताया कि कुछ पदार्थ विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइटिस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं। कौन से होते हैं, इनको जलीय विलयन में डालने पे पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अर्थात विलयन में क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत धारा का इनकी वजह से प्रवाह होने लगता है। इस प्रकार के पदार्थों को कौन से पदार्थ बोल दिए, विद्युत अपघट्य पदार्थ बोल दिए। जैसे कि एग्जाम्पल के बारे में इन्होंने बता दिया कि जैसे परबल अमन होता है, परबल क्षार होता है, इनका जो हम जलीय विलयन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, वो किस प्रकार के आ जाते हैं, अपने विद्युत अपघट्य पदार्थों में आ जाते हैं। आगे विद्युत अपघट्य पदार्थों को भी हमने बच्चों दो प्रकार के पदार्थों में बांट दिया। दोनों कौन कौन से, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स, एक हो गए दुर्बल विद्युत अपघट्य जिनको हम क्या बोल देंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स बोल देंगे। अब हमने कहा कि सर प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स कौन से होते हैं। तो इनके अंदर बच्चों हमने देखा जलीय विलयन में ये पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, अर्थात इनको जब जल में डालेंगे तो 100% आयनन हो जाएगा, कंप्लीटली आयनाइजेशन इनका हो जाता है। अर्थात जैसे NaCl का हमने एग्जाम्पल लिया, तो NaCl Na+ और Cl- में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। तो इस प्रकार के जो भी लवण है, अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं सर उदासीन लवण किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य के हो जाएंगे। मतलब जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जो विलयन बनता है, जलीय विलयन बनता है, वो उदासीन विलयन बनता है, उनसे उदासीन लवण का निर्माण होता है, वही किसके अंदर आ जाएंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में बच्चों हमने देखा दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन से हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स कौन से हैं, जलीय विलयन में इनका पूर्णतः आयनन नहीं होता। इस प्रकार के दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, मतलब आंशिक आयनन होता है इनका, पार्शियली आयनाइजेशन होता है, कंप्लीटली नहीं होता। आगे इनके एग्जाम्पल की बात की बच्चों, तो हमने बोल दिया सभी दुर्बल अम्ल व सभी दुर्बल क्षारों का जो विलयन है
वो किसके अंदर आ जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अंदर आ जाएगा। यहां तक हमने बात की। उसके बाद में हमने देखा था आर्यनियस का सिद्धांत क्या है, जिसको हम बोल देते हैं आर्यनियस का आयनन सिद्धांत, आयनाइजेशन थ्योरी बाय आर्यनियस देखा। इसी थ्योरी को हम क्या बोल देंगे, विद्युत अपघटनी वियोजन सिद्धांत, इसी का नाम है। आगे इसी को बोल देते हैं आयनन सिद्धांत, मतलब इसी का नाम है ये जो मैंने बताया तीनों, अपघटनी वियोजन सिद्धांत बोल दो या आयनन सिद्धांत बोल दो या आर्यनियस का आयनन सिद्धांत बोल दो। इसमें होता क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या हो जाता है इसके अंदर कि विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बनाने पर आवेशित कण प्राप्त होते हैं हमें, और वो प्राप्त कण किस प्रकार के हो जाते हैं, धनायन या फिर ऋणायन हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को जो धनायन और ऋणायन हमें प्राप्त होता है, मतलब जल के अंदर जो आयनन होता है, इसी को क्या बोल देंगे, आयनन कह देंगे। आयनों का जल में मिलना, डिजोल्व होना ही क्या कहलाता है, आयनन कहलाता है। और आगे हमने देखा कि ये धनायन और ऋणायन बनते हैं, ये पुनः संयोजित हो जाते हैं। संयोजित होकर क्या करते हैं, अपने उदासीन यौगिक, मतलब वापस जैसे NaCl था, हमने उसके एग्जाम्पल से समझे, तो वापस उदासीन यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। जैसे NaCl से टूटकर Na+ और Cl- बना था, फिर क्या हुआ, वापस जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो क्या हुआ, वापस Na+ Cl- से क्या हो गया, NaCl बन गया। मतलब धनायन व ऋणायन पुनः संयोजित होते हैं और संयोजित होकर एक उदासीन कंपाउंड या फिर न्यूट्रल कंपाउंड, उदासीन यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ना, ये अनायनित यौगिक व आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। यही बात किसने बताई बच्चों, अपने इसने आर्यनियस भाई साहब ने बता दी। आगे बात समझ में, उसने फिर एग्जाम्पल से जैसे हमने समझा कि AB है वो टूट जाता है A+ और B- में टूट जाता है, और ये कौन आयनिक साम्य जो हमें प्राप्त होता है, ये कौन से नियम का पालन करता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का पालन करता है, ये सब हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा कि आंशिक आयनन होता है, पार्शियल आयनन होता है, किस प्रकार होता है, विद्युत अपघट्य की वियोजित मात्रा होती है, मतलब अंश होता है, उसी को वियोजन की मात्रा बोल देते हैं, अर्थात हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। मैंने आपको यह भी बताया था वियोजन की मात्रा क्या होती है, वियोजन की मात्रा मीन्स अल्फा से हमने लिखा है, तो अल्फा इक्वल टू मैंने क्या बताया, विद्युत अपघट्य का वियोजित अंश, मतलब जितना विद्युत अपघट्य वियोजित हुआ है वो, और अपॉन में विद्युत अपघट्य के कुल मोल, टोटल मोल कितने हैं, तो इनका जो अनुपात है विद्युत अपघट्य के वियोजित अंश अपॉन में विद्युत अपघट्य के कुल मोल, ये किसके बराबर हो जाएंगे, वियोजन की मात्रा के बराबर हो जाएंगे। ये चीज हमने देखी थी, ठीक है। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले हमने वियोजन की मात्रा को भी देखा था, सॉरी ना, लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये हमने देखा। हमने एक रिएक्शन देखी और उससे हमारे लास्ट में एक फॉर्मूला निकल के आया था कि वियोजन की मात्रा अल्फा इक्वल टू क्या आया था, अल्फा है वो किसके समानुपाती होता है, 1/√c के समानुपाती होता है, ये हमने देखा था, यस या नो। उसके बाद में हमने देखा था कि जो हमारे वियोजन की मात्रा अल्फा है वो √v के समानुपाती होता है, और सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है √ में, है ना। तो मैंने लास्ट लाइन आपको ये लिखाई थी बच्चों कि जो हमारी वियोजन की मात्रा अल्फा है, पदार्थ की सांद्रता C के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसी नियम को हमने क्या बोल दिया था, ओस्टवाल्ड का तन्यता का नियम बोल दिया था। आज इससे आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। आगे बात समझ में, वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हेडिंग डालिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, हाँ हेडिंग डालो, वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, हाँ आप इंग्लिश में भी साथ में लिख सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये चीज आप नोट करो। उसके बाद में मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। हमने अभी लास्ट लाइन क्या लिखी है कि वियोजन की मात्रा अल्फा पदार्थ की सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इसको सबसे पहले प्रभावित कारक के अंदर सांद्रता को हम ले लेंगे, कंसंट्रेशन कैसे प्रभावित करती है। हमने देखा बच्चों, जैसे पहला पॉइंट देखिए सांद्रता, कौन सा ले लिया, सांद्रता, सांद्रता किस प्रकार प्रभावित करती है, कंसंट्रेशन कैसे प्रभावित करेगी। हमने अभी जस्ट देखा है कि अल्फा समानुपाती होता है 1/√c,
तो इससे आपकी एक चीज समझ में आ गई होगी कि सांद्रता को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं सांद्रता में वृद्धि करने से, जैसे सांद्रता बढ़ेगी C4 सांद्रता, तो वियोजन की मात्रा में क्या आ जाएगी बच्चों, कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे ना, सांद्रता में वृद्धि करने से अपने वियोजन की मात्रा में कमी आती है अर्थात घटता है। तो डायरेक्टली लिख दो आप, है ना, लाइन क्या कि सांद्रता बढ़ाने से अपने वियोजन की मात्रा है वो घटती है। इस लाइन को आप डिनोट कर दो, डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछता है। पहला पॉइंट सांद्रता आपने देखा, क्योंकि जैसे अपोन में है तो अल्फा क्या है, घटेगा, सीधा सा मतलब ही है ना। तो एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप घट जाएगा, यही बात है। अगर वियोजन की मात्रा बढ़ रही है इसका मतलब सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। आगे बात करें बच्चों, आयतन किस प्रकार प्रभावित करता है, तो हमने जस्ट अभी देखा था, इससे पहले वाले वीडियो में लास्ट पॉइंट यही देखा था कि आयतन किस प्रकार प्रभावित करता है। एक सेकेंड, हाँ आयतन, सेकंड पॉइंट क्या आ गया, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, आयतन। वॉल्यूम किस प्रकार प्रभावित करता है, देखो वॉल्यूम में भी सेम इसी प्रकार समझेंगे। हमने देखा था कि जो हमारे अल्फा समानुपाती होता है अंडर रूट वी के, मतलब देखो ये था, यहाँ पे हमने देखा था अल्फा समानुपाती था रूट वी के। यहाँ से आपकी चीज क्लियर हो गई होगी, हमने लास्ट में जैसे निकाली थी इक्वेशन उसके अंदर। मतलब यहाँ पे आयतन बढ़ने का मतलब क्या हो गया बच्चों, अपने तनुता है उसको बढ़ाते हैं। आयतन बढ़ाने का मतलब सीधा सा ही हो गया, उसको डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं सॉल्यूशन को। तो जैसे ही सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो वियोजन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। मतलब तनुता बढ़ाने पे हम ऐसा बोल सकते हैं वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात आयतन बढ़ाने पे वियोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है, ये चीज हम बोल देंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना, V4 आयतन है ना, वॉल्यूम, आयतन बढ़ाने पर, आयतन को ही आप क्या बोल सकते हो, तनुता बोल सकते हो बच्चों, डाइल्यूशन करने पे। आयतन को दूसरा नाम क्या बोल दोगे, अपने तनुता बढ़ाने पे, सेम बात है, राइट। तनुता, तनुता को इंग्लिश में क्या बोल दोगे, डाइल्यूशन, शॉर्टकट में DIL आप लिखते हो, ठीक है। हाँ, तो आयतन बढ़ाने पर, आयतन बढ़ाने पर अपने क्या हो जाएगा, तनुता भी, आयतन बढ़ाने पर इसके अंदर अल्फा की मात्रा मतलब वियोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। आपको ये चीज लिख देनी है ना। तो वियोजन, और वियोजन को हमने अल्फा से डिनोट किया है, तो वियोजन भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो आप इस सीधा सा लिख सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो वियोजन की मात्रा मतलब हमारे पास में डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां से आप लोगों के ये चीज समझ में आ गई। अगला फैक्टर हम देखते हैं, तापमान इंक्रीज करने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। थर्ड पॉइंट लिखो, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ताप। आप लोगों ने देखा है किसी भी अभिक्रिया में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अणुओं के मध्य गति बढ़ जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी, ताप में वृद्धि करने से आयनों के मध्य आकर्षण बल है उसमें कमी आ जाती है, अर्थात दुर्बल हो जाता है। तभी तो क्या होता है, आयनों के मध्य गति बढ़ जाती है। तो गति बढ़ने का मतलब क्या हो गया बच्चों, आयनन ज्यादा होगा, आयनन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। आयनन तेज हो गया तो यही तो हमें करना है इसके अंदर। तो आयनन तेज कब हुआ, जब आयनों की संख्या में वृद्धि हुई। तो सीधा सा मतलब ये हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारे पास में वियोजन की मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि गर्म करेंगे तो आयंस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तेजी से क्या करेंगे वो आयनित होंगे, अर्थात उनकी संख्या में वृद्धि होगी। अतः सीधा सा मतलब आपको समझ में आ जाता है, आयनों के मध्य, आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें कमी आ जाती है, वो वीक हो जाता है। इसी वजह से आयनन है, आयनाइजेशन है, वो जल्दी हो जाता है, तेज हो जाता है। हम बोल देंगे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अल्फा की मात्रा भी बढ़ जाएगी, अर्थात वियोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। ये चीज आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। टेम्परेचर मीन्स T इंक्रीज करने पे हमारे पास में क्या है, अल्फा भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। अगली बात समझ में, सारी बात आप लिख दोगे कि ताप में वृद्धि करने पर पदार्थ या फिर आयनों के मध्य आकर्षण बल है उसमें कमी आती है, अर्थात दुर्बलता आती है, जिससे आयनन तेज हो जाता है, आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और क्या हो बोल देंगे, वियोजन की मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी। यहां तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक चीज समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि विद्युत अपघट्य है उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, विद्युत अपघट्य की प्रकृति भी यहाँ पे डिपेंड करती है। विलय की प्रकृति कैसी है वो भी निर्भर करती है। सोल्यूट सोलवेंट कैसा है उसकी नेचर भी हमारे यहाँ पे उस पर डिपेंड करती है।
नेचर पर भी। तो अगला पॉइंट क्या लिख दोगे, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। अब इसमें हम दो पॉइंट देखेंगे, पहले आप लिखो विद्युत अपघट्य की प्रकृति, है ना, विद्युत अपघट्य की प्रकृति ये किस प्रकार डिपेंड करेगी। हाँ देखो, इसके अंदर विद्युत अपघट्य है वो आयनिक है, मतलब उसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है, तब तो वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर मतलब मैंने आपको दो प्रकार के विद्युत अपघट्य बताए थे, एक अनायनित और एक आयनित। तो आयनित है तब तो क्या बोल दोगे, वियोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अर्थात विद्युत अपघट्य ध्रुवीय प्रकृति के हैं, अर्थात सहसंयोजी हैं, तो वियोजन की मात्रा में कमी आ जाएगी। यही चीज मैंने आपको पहले भी समझाई है। तो क्या बोल दोगे, विद्युत अपघट्य अगर आयनिक है या आयनित प्रकार का है तो वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर वो क्या है, किस प्रकार का विद्युत अपघट्य अगर ध्रुवीय सहसंयोजी प्रकृति का है तो वियोजन की मात्रा में कमी आ जाएगी। ये चीज आपको लिख देनी है, राइट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो ए लगा के आप ऐसे लिख दोगे कि विद्युत अपघट्य अगर कैसा है, आयनिक है, विद्युत अपघट्य कैसा है बच्चों, आयनिक है, तो क्या बोल दोगे, वियोजन की मात्रा, वियोजन मीन्स अल्फा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, बी लिख दो इसके अंदर, सहसंयोजी ध्रुवीय प्रकार का है तब, या फिर ध्रुवीय सहसंयोजी है तब क्या हो जाएगा। मैंने सेम एग्जांपल आपको बताया था, ध्रुवीय सहसंयोजी प्रकार का है तब क्या बोल दोगे, वियोजन की मात्रा में कमी आ जाएगी, अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो गया, वियोजन की मात्रा कम प्राप्त होगी। ये चीज आप लिख दोगे। ध्रुवीय सहसंयोजी प्रकृति का है तो वियोजन क्या हो जाएगा बच्चों, कम। कम होने का मतलब घट जाएगा। यहाँ पे ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट देखेंगे, विलायकी प्रकृति। विलायक है वो किस प्रकार प्रभावित करता है। देखो, ध्रुवीय विलायकों का वियोजन है वो क्या हो जाएगा, अध्रुवीय विलायकों की तुलना में अधिक हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ध्रुवीय प्रकार के होंगे और एक अध्रुवीय होंगे। ध्रुवीय और अध्रुवीय का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम ध्रुवीय का मतलब ये देखेंगे जो पोलर और एक नॉन पोलर। तो पोलर होंगे वो क्या करेंगे, नॉन पोलर विलायकों से अधिक वियोजित होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगला पॉइंट क्या लिख दोगे आप, हाँ, वी मतलब विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति भी इस पे निर्भर करती है। विलायक की प्रकृति किस प्रकार निर्भर करेगी, हम बोल देंगे ध्रुवीय विलायकों में वियोजन की मात्रा, ध्रुवीय विलायकों में वियोजन की, वियोजन मीन्स अल्फा, वियोजन की मात्रा अध्रुवीय विलायकों की तुलना में, अध्रुवीय विलायकों की तुलना में, यहाँ पे लिख दो आगे ना, अध्रुवीय विलायकों की तुलना में। पोलर और नॉन पोलर, ध्रुवीय मीन्स पोलर और अध्रुवीय मीन्स नॉन पोलर, अध्रुवीय विलायकों से या अध्रुवीय विलायकों की तुलना में अधिक। ठीक है, मतलब ये समझ गए आप कि ध्रुवीय विलायक हैं उनकी वियोजन की मात्रा अध्रुवीय विलायकों से ज्यादा होती है। क्यों होती है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, ध्रुवीय विलायक, देखो ये रहा, कौन से ध्रुवीय विलायक होते हैं, राइट। इनमें क्या हो जाता है, हमारे पास में विद्युत आकर्षण बल है उसको कम कर देता है। जो ध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें विद्युत आकर्षण बल है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि विद्युत आकर्षण बल, अभी बताता हूँ विद्युत आकर्षण बल होता क्या है। विद्युत आकर्षण बल को कम करता है या तोड़ता है, ये चीज यहाँ पे ज्यादा सही रहेगी। किस प्रकार कम करता है, तोड़ता है, देखो हमने देखा है आयनों के मध्य क्या हो जाता है, विद्युत आकर्षण बलों को तोड़ने का एक गुण प्रेजेंट होता है। आयनों के मध्य विद्युत आकर्षण बल को तोड़ने का एक गुण उपस्थित होता है, प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बोल देंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अर्थात पेरा विद्युतांक। पेरा विद्युतांक का मतलब क्या हो गया कि आयनों के मध्य आकर्षण बल है उसको तोड़ देना। अगर आकर्षण बल टूट जाएगा तो क्या होगा, उनका आयनन ज्यादा होगा। अगर आयनन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हो गया, वियोजित ज्यादा हो गए, है ना। तो वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। यही बात है बच्चों इसके अंदर। तो हम इसीलिए बोल देंगे कि सर्वाधिक पेरा विद्युतांक है हमारा वो जल का हो जाता है।
अर्थात सार्वत्रिक विलायक भी हम किसको बोल देंगे, जल को बोल देंगे, क्योंकि H2O होता है वो H+ और OH- में टूट जाता है, जो कि ध्रुवीय आयन है। आगे कहानी समझ में। लेकिन हमने पीछे देखा है कि ग्लूकोज होता है, जैसे कि अपने ग्लूकोज हो गया, बेंजीन हो गया, ये किस प्रकार के आयन है, अध्रुवीय आयन है, इनका वियोजन नहीं होता। आगे ये बात समझ में। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में पूछेगा आपको तो क्या बोल दोगे, सार्वत्रिक विलायक सर जल है जिसका परावैद्युतांक सबसे ज्यादा है, और कितना है, 80 है, 80 है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक डेफिनेशन लिख देता हूं, किसकी, देखो इसके अलावा परावैद्युतांक किसे कहते हैं उसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ। यहाँ से तो शायद नहीं दिखेगा आपको, नीचे नहीं दिखेगा ना, अगर दिख जाए तो मैं यहाँ लिखा दूं, नहीं चलो यहीं लिखा देता हूँ। हाँ तो आयनों के मध्य यहाँ लिखवा देता हूँ, आप लिख लेना कोने में कहीं भी, आयनों के मध्य। आयनों के मध्य जो आकर्षण की प्रकृति होती है ना, आकर्षण बल को तोड़ने का गुण, आयनों के मध्य आकर्षण बल को तोड़ने का गुण क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक को क्या बोल दोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दोगे। क्या बोल दोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आयनों के मध्य आकर्षण बल को तोड़ने का गुण परावैद्युतांक कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। जल का परावैद्युतांक, जल का परावैद्युतांक कितना होता है बच्चों, 80 होता है। और क्या हो गया ये, सबसे अधिक, क्या है, सबसे अधिक, सबसे अधिक है, इसका मतलब क्या है, ये सार्वत्रिक विलायक, क्या हो गया, सार्वत्रिक विलायक। सार्वत्रिक विलायक मतलब यूनिवर्सल क्या हो गया, सोलवेंट, यूनिवर्सल सोलवेंट। विलायक को क्या बोल दोगे, सोलवेंट। सार्वत्रिक सोलवेंट हो गया, मतलब सार्वत्रिक विलायक किसको बोल दोगे, जल को बोल दोगे, क्योंकि इसका परावैद्युतांक है वो कितना होता है, सबसे अधिक होता है, और 80 होता है, 80 होता है, 80 है ना, जो भी आप लोग बोलते हो। तो अब इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, जल का जैसे हम आयनों में टूटता है किस प्रकार है, जैसे H2O होता है ना बच्चों, तो ये टूट जाता है H+ और OH- में। ये ध्रुवीय जो आयन होते हैं इनके अंदर क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। लेकिन हमने देखा है जैसे बेंजीन वगैरह है वो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर ये आयनों में नहीं टूटते हो। तो यहाँ तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक समझ में आ गई है तो आप लोग कमेंट करके अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प मिल सकती है तो आप भी हमें बच्चों मोटिवेट कर सकते हो। और हाँ, आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, ये सब आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। और यहाँ पे आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लिंक आपको उसका क्या है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो मिलते हैं जल्दी एक और लेटेस्ट वीडियो में कल, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।